हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पे 46वें नंबर की टेस्ट है। इसके पहले हमने 45 यानी कि 45 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इन सब के प्लेलिस्ट वीडियो के प्लेलिस्ट भी बन गए हैं और साथ ही पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। अभी रिसेंट के 2-3 जो है पीडीएफ नहीं अपलोड हुई हैं, तो आज अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हिंदी का टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत युग्म की पहचान कीजिए। मंडन, अनुमोदन, रंक, अकिंचन, मुक्ति, स्वतंत्र, यमुना, कालगंगा। तो कौन सा यहाँ पे असत युग्म है उसका यहाँ पे पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुक्ति का जो यहाँ पे स्वतंत्र दिया हुआ है यह यहाँ पे सही नहीं है। मुक्ति का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा मोक्ष, निर्वाण, परम गति और अमृत तत्व या फिर परम पद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, असत्य युग्म है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मंडन का यहाँ पे अनुमोदन बिल्कुल सही है, रंक का अकिंचन भी सही है और यमुना का कालगंगा भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाप का पर्यायवाची नहीं है। अपकर्म, कलुष, पातक या फिर दोषी। कौन इसमें से पाप का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, दोषी जो है यह पाप का पर्यायवाची नहीं होगा। पाप के पर्यायवाची जो है यह पातक हो जाएगा, अघ हो जाएगा, दोष हो जाएगा, कलुष हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा और अपकर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के अशत युग्म की पहचान कीजिए। वरिता, वामा, गुड़ाकेश, कृष्ण, थाती, जमा, शाश्वत, आमर्त्य। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, असत्य युग्म की यहाँ पे पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। गुड़ाकेश जो है यहाँ पे कृष्ण दिया हुआ है, तो गुड़ाकेश जो है यह कृष्ण का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची है, तो अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा गुड़ाकेश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी वनिता का वामा बिल्कुल सही है, थाती का जमा भी सही है और शाश्वत का आमर्त्य भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है। उर्मी, वीची, उल्लोल या फिर तलछट। कौन सा यहाँ पे तरंग का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो तलछट दिया हुआ है यह यहाँ पे तरंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तलछट जो है तरंग का पर्यायवाची नहीं है, अपितु इसका पर्यायवाची गाद या अवशेष से होता है। तलछट मतलब गाद या अवशेष होता है, तो ये तरंग का पर्यायवाची नहीं। बाकी उर्मी, बीची और उल्लोल ये तीनों जो है ये तरंग के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान कीजिए। मुद्री, मुद्रिका, अज्ञानी, भिज्ञ, हुताशन, तमस, अपकार, अनादर। तो यहाँ पे सही युग्म की पहचान करना है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मुद्रिका जो यहाँ पे मुद्रिका दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अज्ञानी का जो यहाँ पे भिज्ञ दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। अज्ञानी के जो पर्यायवाची होते हैं अनभिज्ञ हो जाएगा, अनजान हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, पागल, अज्ञ और अज्ञानी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। हुतासन जो है तमस दिया हुआ है, ये यहाँ पे सही नहीं है। हुतासन जो है ये अग्नि, पावक, अनल इन सब का पर्यायवाची, यानी कि हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। अपकार जो है अनादर, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो अपकार का जो सही पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा अहित, अनिष्ट, बुराई, अमंगल। तो जो यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। मनोज, मार, रतिपति, नग, गज, मतंग, अभ्र, फलक, खगोल, परिधान, पट, वशन। तो कौन पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है जो अशुद्ध है वो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे नग, गज, मतंग दिया हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि नग इसमें किसका हो जाएगा, तो नग जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। गज जो है ये यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा, और मतंग तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मतलब शब्दों का समूह है ऑप्शन, जिसमें अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी मनोज, मार और रतिपति ये कामदेव का यहाँ पे
पर्यायवाची हो जाएगा। परिधान पट वसन ये वस्त्र का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा। और अभ्र फलक खगोल ये आकाश के यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। चंचला, चपला, दामिनी, जातवेद, वैश्वानर, निकेतन, केकी, शिखंडी, ध्वजी, दुम्र, द्रुम, बिटप, अगम। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जातवेद, वैश्वानर और निकेतन ये यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, क्योंकि जातवेद, वैश्वानर ये अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। निकेतन जो है ये किसका पर्यायवाची होगा? तो ये घर का पर्यायवाची हो जाएगा, घर या गृह का। तो यहाँ पे दो शब्दों का पर्यायवाची दिया हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंचला, चपला और दामिनी ये बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। केकी, शिखंडी, ध्वजी ये मोर का पर्यायवाची होगा। और द्रुम, बिटप, अगम ये वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं वहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं किसी एक ही शब्द का पर्यायवाची दिया हुआ, जबकि ऑप्शन बी में जातवेद और वैश्वानर अग्नि के पर्यायवाची हो जाएंगे। निकेतन जो है यह गृह का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्ग का पहचान करना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चांदनी का कौन सा इसमें से एक पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रिका भी होगा, चंद्रकला भी होगा, चंद्र मरीच भी होगा। जो यहाँ पे चांदनी का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा चंद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चंद्र जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से असत युग्म की पहचान कीजिए। मरीच, किरण, व्योम, अनंत, कांतार, कानन, द्विज, दारा। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है उस युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पे जो द्विज का दारा दिया हुआ है ये सही नहीं है, असत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्विज के जो पर्यायवाची होते हैं अंडज हो जाएगा, बिहग हो जाएगा, खग हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, पखेरु, परिंदा, चिड़िया और साथ ही दांत और ब्राह्मण का, दांत और ब्राह्मण दो शब्द हैं जिनका द्विज जो है पर्यायवाची होता है। तो याद रखिएगा दारा जो है ये द्विज का पर्यायवाची नहीं है, दारा जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य युग्म है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मरीच, किरण बिल्कुल सही है, व्योम, अनंत भी सही है और कांतार, कानन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा यहाँ पे सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कासार, हाटक, पुष्कल, कनक। तो इसमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है? तो कासार जो है यह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कासार यहाँ पे सोना का पर्यायवाची नहीं है। कासार जो है यह जलाशय या तालाब का पर्यायवाची होता है। बाकी हाटक, पुष्कल और कनक ये तीनों सोना के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर एक व्यक्ति की देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में से हर एक किस प्रकार का विशेषण है? तो हर एक जो है यहाँ पे प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। हर एक जो है यहाँ पे प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। आप जानते हैं कि हर एक यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्रोध, चालाक, चचेरा या फिर ग्रस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है? तो क्रोध जो है यह विशेष है, विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रोध विशेष है, इसका विशेषण जो होता है यह होता है क्रुद्ध। क्रुद्ध यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित या फिर आराध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अभ्यास जो है यहाँ पे विशेष है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊंचा जो है यह विशेषण है, इसका विशेष से हो जाएगा ऊंचाई। उत्साहित जो है ये भी विशेषण है, इसका विशेष से होगा उत्साह। और आराध्य जो है यह भी विशेषण है और इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा आराधना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले से ही विशेष से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में बहुत शब्द है, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी जो हो जाएगा विशेष से हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तेज जो है यह विशेषण है और बहुत जो है
ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विशेष्य है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित या फिर आराध्य। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अभ्यास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास शब्द जो है यह विशेष्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। एक मिनट, शायद 15, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 13, हाँ ये दोनों रिपीटेड प्रश्न हो गए हैं, कोई बात नहीं, हमने फिर से भी देख लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द का पहचान कीजिए। कृषि, चर्चित, गरीबी, घृणा। तो यहाँ पे विशेषण शब्द का पहचान करना है, तो विशेषण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो चर्चित जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा चर्चा। चर्चा इसका विशेष्य हो जाएगा। कृषि जो है यह विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा कृषक। गरीबी जो है यह भी विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा गरीब। और घृणा जो है यह भी विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा घृणित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। जादू, जादूगर, ताप, तापित, प्राची, प्रतीची, प्रस्ताव, प्रस्तावित। तो कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है उसको यहाँ पे पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो प्राची का प्रतीची दिया हुआ है यहाँ पे, ये युग्म गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्राची का जो विशेषण होता है ये प्राची होता है, प्राची। ये दोनों अपोजिट दिया हुआ है, प्राची यानी कि पूर्व और प्रतीची यानी कि पश्चिम। तो अपोजिट नहीं पूछा गया है, इसका यहाँ पे विशेष विशेषण युग्म पूछा गया है। तो प्राची का जो विशेषण होगा वह प्राची हो जाएगा। तो यहाँ पे ये युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जादू का जादूगर बिल्कुल सही सुमेलित है, ताप का तापित भी सही सुमेलित है, और प्रस्ताव का प्रस्तावित भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है यहाँ पे। तो समय का सामयिक, विवाह का विवाहित, विधि का वैध, वेद का वैदिक। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विवाह का जो यहाँ पे विवाहित दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। विवाह विशेष शब्द है, जिसका विशेषण जो है यह होता है वैवाहिक। वैवाहिक होगा इसका सही विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी समय का सामयिक बिल्कुल सही है, विधि का वैध भी सही है, और वेद का वैदिक भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त वाक्य में विशेषण है। तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो इस वाक्य में जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो? वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे विशेषण जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाध्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भव्य, अबाधित, अबाध्य या फिर अभद्र। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाध्य का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा अबाध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भव्य का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा सामान्य। अबाधित का विलोम हो जाएगा बाधित, और अभद्र का विलोम हो जाएगा भद्र। तो यहाँ पे बाध्य का विलोम पूछा गया है, बाध्य का विलोम हो जाएगा अबाध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मान का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सम्मान, सामान, गौड़ या फिर अपमान। तो यहाँ पे मान का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो मान का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अपमान। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। मान का विलोम शब्द अपमान होता है, जबकि गौड़ का जो विलोम होगा यह हो जाएगा मुख्य, और सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। और यहाँ पे हाँ, सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान, गौड़ का विलोम हो जाएगा मुख्य, सामान का विलोम हो जाएगा असमान, और अपमान का यहाँ पे मान का विलोम हो जाएगा अपमान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुयस का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सुयस का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सुयस का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अपयस। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शस्त्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? शास्त्र, शिक्षा, अस्त्र या फिर निशंक। तो यहाँ पे शस्त्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शस्त्र का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी अस्त्र। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। शस्त्र का विलोम शब्द अस्त्र होता है। शिक्षा का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अशिक्षा, शिक्षा का विलोम हो जाएगा अशिक्षा। निशंक का जो विलोम होता है यह हो जाए
निशंक का जो विलोम होगा यह हो जाएगा शंख। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अव्यस्त, समष्टि, व्याप्त या फिर अव्यावहारिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी समष्टि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है, जबकि व्यस्त का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अव्यस्त, और व्याप्त का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अव्याप्त, और व्यवहारिक का विलोम होता है अव्यावहारिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न या फिर अशांत। तो शांत का जो विलोम यहाँ पे जो शब्द नहीं है वह हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यह अशांत जो है ये शांत का विलोम होगा, छोटा सा रहेगा यहाँ पे, ये बड़ा सा यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका यहाँ पे इसका विलोम ये नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शांत का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अशांत, उत्तेजित और उद्विग्न ये तीनों शब्द जो है शांत के विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशुद्ध, अवरुद्ध, विश्वस्त, अविश्वस्त, वृद्धि, ह्रास या फिर वैयक्तिक, सामूहिक। कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। विशुद्ध का जो यहाँ पे अवरुद्ध दिया हुआ है ये युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि विशुद्ध का विलोम अवरुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध होता है। अशुद्ध होगा इसका सही विलोम, अशुद्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी विश्वस्त का अविश्वस्त बिल्कुल सही सुमेलित है। वृद्धि का विलोम ह्रास होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिक का विलोम सामूहिक हो जाएगा, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? गुरु, दीर्घ, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी कि लघु का विलोम गुरु भी होता है और दीर्घ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, महाशय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? माननीय, महोदय, क्षुद्राशय या फिर लघुत्तम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षुद्राशय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। महाशय का विलोम जो होगा यह हो जाएगा क्षुद्राशय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्कि लघुत्तम का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा महत्तम। महत्तम इसका सही विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अमधुर, कटु, कर्कश या फिर रुक्ष। तो मधुर का विलोम इसमें से क्या नहीं होगा? तो मधुर का विलोम रुक्ष नहीं होगा। रुक्ष जो है किसका विलोम होता है? तो मर्षण का विलोम रुक्ष होता है। मर्षण का विलोम जो हो जाएगा यह रुक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मधुर का विलोम अमधुर भी होता है, कटु भी होता है और कर्कश भी होता है। तो रुक्ष जो है यह मधुर का विलोम नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रतिद्वंदी, शैया, सर्वश्रेष्ठ या फिर हितैषी। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे हितैषी लिखा हुआ है इसकी वर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रतिद्वंदी, तो प्रतिद्वंदी जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, द्वंदी, दोनों दाम में आधा वा रहेगा। सैया, तो सैया यहाँ पे डबल, यहाँ पे आधा या और भी पूरा या भी रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठा रहेगा यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ ठा रहेगा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। जो पहले से यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो है ऑप्शन डी, हितैषी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। वैधव्य, यथेष्ट, पश्चाताप या फिर पुनरुत्थान। तो कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला है उसका यहाँ पे पहचान करना है। तो ऑप्शन सी में जो पश्चाताप लिखा हुआ है ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चाताप होता है, ता में आधा ता और रहेगा, पश्चाताप, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। बाकी वैधव्य, यथेष्ट और पुनरुत्थान ये तीनों जो शब्द लिखे हुए हैं इनकी वर्तनी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसकी वर्तनी अशुद्ध है और इसकी शुद्ध वर्तनी इस तरीके से लिखी जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? छिद्रान्वेषण, शुश्रूषा, बहुव्रीहि, प्रेमचंद। कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, शुश्रूषा जो लिखा हुआ है यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप जो होगा यह हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा सा रहेगा,
शुश्रूषा, शुश्रूषा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी छिद्रान्वेषण बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बहुव्रीहि भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और प्रेमचंद भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्मिलित, अनुग्रह, युधिष्ठिर या फिर महात्म्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्म्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। उन्मिलित नहीं होता है, उन्मीलित होता है, उन्मीलित, इस तरीके से लिखा जाएगा उन्मीलित। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह, अनुग्रह होता है। और युधिष्ठिर नहीं होता है, यहाँ पे इन शब्दों के आप लोग प्लीज़ इन शब्दों का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो युधिष्ठिर इस तरीके से लिखा जाएगा। उन्मीलित ये शुद्ध रूप है, और अनुग्रह नहीं, अनुग्रह होता है, और युधिष्ठिर का ये शुद्ध रूप होगा। महात्म्य यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। कुमुदनी, केंद्रीकरण, सहस्र, निरोग, किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो कुमुदनी जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुमुदनी जो है दापे छोटी की मात्रा और नापे बड़ी की मात्रा, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी केंद्रीकरण, सहस्र और निरोग बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? ज्वाजल्यमान, जागृत, राजन या फिर प्राणिबिंद, किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, राजन। राजन की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, राजन में हलंत का प्रयोग होता है। राजन इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी ज्वाजल्यमान और जागृत और प्राणिबिंद ये तीनों जो शब्द लिखे हुए हैं इनकी वर्तनी बिल्कुल सही है। राजन की वर्तनी इसलिए गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे हलंत लगेगा और हलंत यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है। विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है उसका यहाँ पे पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे हरिश्चंद्र के सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। अशुद्ध किस लिए? तो यहाँ पे जो सादृश्य लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? तुम अपना दायित्व निभाओ, अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, मुझे संस्कृत नहीं आती, हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। कौन सा यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि शुद्ध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध नहीं है, क्योंकि अस्थायी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। अस्थायी जो है ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तुम अपना दायित्व निभाओ बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। मुझे संस्कृत नहीं आती, ये भी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। और हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ये भी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो जो वाक्य यहाँ पे शुद्ध नहीं है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये वाक्य बिल्कुल सही है। शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, ये वाक्य जो है गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, हिरण नहीं होगा, हिरन होता है, हिरन। और गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो यहाँ पे जो बसंत है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वसंत होता है, बसंत नहीं होता, वसंत। और पक्षीगण, तो यहाँ पे पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है, छोटी की मात्रा रहेगी, पक्षीगण। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, सहने सहने उसकी दशा बिगड़ती चली गई।
तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है उसका यहाँ पे पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सहने सहने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि पत्र किसके नाम लिखा गया है, नाम पर नहीं किसके नाम लिखा गया है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो जब प्रत्येक लगा हुआ है तो यहाँ पे 2-2 का कोई मतलब नहीं है, ये अनुचित है। तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये होना चाहिए। वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, तो वहाँ की जलवायु जो है अनुरूप नहीं अनुकूल, मेरे अनुकूल नहीं थी, वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वाक्य वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, अधूरा, अंधेरा, आश्चर्य या फिर अलग। कौन सा वाक्य यहाँ पे तत्सम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आश्चर्य जो है यहाँ पे पहले से ही तत्सम रूप में लिखा हुआ है, इसका जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा अचरज। अचरज इसका तद्भव होगा अचरज। बाकी अधूरा, अधूरा जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्धपूरक। अर्धपूरक हो जाएगा इसका तत्सम। और अंधेरा जो है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा अंधकार। अलग जो है इसका जो ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आलग्न। आलग्न इस तरीके से लिखा जाएगा अलग का। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ। उछाह, उत्साह, उठा, उठ, उत्तिष्ठ, उल्लूक, उल्लू, उजाला, उज्ज्वल। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है उल्लूक, उल्लू, यहाँ पे शब्द तो ठीक है लेकिन यहाँ पे स्थान परिवर्तित हो गया है। उल्लू जो है यह तद्भव है और उल्लूक जो है यह तत्सम है, तो स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये यहाँ पे गलत हो गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, एकत्र, ईंधन, इशिका या फिर इच्छुक। तो यहाँ पे इच्छुक कौन सा शब्द जो है यह तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ईंधन जो है यह तद्भव है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईंधन यहाँ पे तद्भव है, ईंधन ईंधन होता है इसका तत्सम ईंधन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एकत्र यहाँ पे पहले से ही तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह इकट्ठा हो जाएगा। इशिका, तो इसका जो है यह ईंट का तत्सम है और इच्छु जो है यह ईख का तत्सम है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है, अवर, ओर, ओझा, उपाध्याय, औष्याय, ओस, उदखल, ओखल। तो कौन सा शब्द यहाँ पे बेमेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शब्द इस साइड दिए हुए हैं ये सब तत्सम है और ये यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी स्थान परिवर्तित हो गया है। ओझा जो है ये तद्भव है और उपाध्याय जो है यह तत्सम है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा युग्म बेमेल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बेमेल हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, आशीष, अहीर, अपना, अढ़ाई। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। आशीष शब्द यहाँ पे तत्सम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा आशीष, आशीष इसका तद्भव हो जाएगा। और अपना जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आत्मन, आत्मना हो जाएगा इसका सही तत्सम। और अहीर जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अभीर, अभीर हो जाएगा इसका तत्सम। अढ़ाई जो है इस तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेमेल हैं, एक तरफ तत्सम है दूसरी तरफ तद्भव दिया हुआ। स्तंभ, खंभा, खरजू, खाज, खेल, खेला, छुर, खुर। कौन सा यहाँ पे बेमेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। खेल का जो यहाँ पे खेला दिया हुआ है ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बेमेल है।
क्योंकि खेला जो है यह तत्सम होता है और खेल जो है यह तद्भव होता है, तो स्थान परिवर्तित है, इस वजह से ये बेमेल हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है कपाट, कूप, कूड़ा या फिर कोण। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी कूड़ा। कूड़ा जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा कूट। कूट हो जाएगा इसका सही तत्सम। बाकी कपाट जो है ये तत्सम है, इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा किमाड़। कूप जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कुआं। कोण जो है यह भी यहाँ पे तत्सम है और इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा कोना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, चांद, चंद्र, चीता, चित्रकार, चोंच, चंचू, चौखट, चतुष्काठ। तो कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। चीता का जो चित्रकार दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीता का एक मिनट, यहाँ पे चीता का युग्म सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसमें होना चाहिए था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे चीता का चित्रकार जो है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चीता का जो तत्सम होता है यह होता है चित्रक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चांद का चंद्र बिल्कुल सही है, चोंच का चंचू भी सही है और चौखट का चतुष्काठ भी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही सुमेलन नहीं है। और इसका चीता का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा चित्रक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन तत्सम शब्द नहीं है, डंक, दृष्टि, दंड या फिर शिथिल। कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। डंक जो है यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है। डंक का जो तत्सम होता है ये दंश होता है, दंश। और दृष्टि जो है यह यहाँ पे तद्भव है, तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दीठ, यहाँ पे दीठ हो जाएगा। शिथिल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ढीला। और दंड जो है यह भी तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा, दंड का जो तो यहाँ पे तद्भव होगा यह हो जाएगा डांड। तो डंक जो है यह पहले से ही तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा दंश, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है 28, अष्टाविशंत, 88, 88, 61, 61, 31, 63। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 61 का जो 61 लिखा हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 61 का जो सही आंसर होगा 61 जो है वर्तनी संबंधी यहाँ पे त्रुटि है, तो 61 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्तिशाली, दयालु, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा, धीवर, धीरोदात्त, धीर ललित या फिर धीरोद्धत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धीर ललित कौन से नायक को बोलते हैं, तो सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक जो है यह धीर ललित कहलाता है। धीरोदात्त शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धीरोद्धत नहीं होगा। धीरोद्धत जो है उस नायक को कहते हैं जो बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला हो, वो नायक कौन सा कहलाता है, तो धीरोदात्त कहलाता है। धीर ललित तो सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक धीर ललित कहलाता है। धीवर तो मछली पकड़ने और बेचने वाली एक जाति धीवर होती है। तो धीरोदात्त क्या हो जाएगा, तो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है यह होता है धीरोदात्त, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंवदंती, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, जिस किसी
जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है लंघनीय होता है, ना कि अलंघनीय। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? ईशान, आग्नेय, वायव्य या फिर नैऋत्य। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का जो कोण होता है क्या कहलाता है? तो ये वायव्य कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रही आपकी उत्तर दिशा, ये रहा दक्षिण, ये रहा आपका पूरब और ये हुआ पश्चिम। अब इनके जो कोण पे दिशाएं बनेंगी उनको देखते हैं। तो ये रही आपकी चार दिशाएं, चार उप दिशाएं। तो ये हो गया उत्तर और पूर्व के बीच का कोण ईशान हो जाएगा। पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आग्नेय हो जाएगा। और पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण होगा यह नैऋत्य हो जाएगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण हो जाएगा यह हो जाएगा वायव्य। तो पूछा क्या जा रहा है? तो उत्तर और पश्चिम दिशाओं के बीच का कोण है तो कौन सा? वायव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रतिष्ठित, प्रतिवाय, प्रतिकल्प या फिर महत्वाकांक्षी। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो निवारण करने योग्य हो उसे प्रतिवाय कहेंगे। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, आकृष्टपूर्वा, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो, नैष्ठिक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो। उसके लिए एक शब्द जो है यह नैष्ठिक नहीं होता है। जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा यह हो जाएगा निरापद इसके लिए एक सही शब्द होता है। नैष्ठिक जो है इसके लिए एक वाक्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? तो नैष्ठिक कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी वह भूमि जो जोती ना गई हो, आकृष्टपूर्वा बिल्कुल सही है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे निरापद कहेंगे। और नैष्ठिक के लिए जो एक वाक्य हो जाएगा यह हो जाएगा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकुंचन, आवेश, अकिंचन या फिर किंचित। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घुघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द है। लोलाक्षिका, काकुली, काकुल्य या फिर केशिनी। तो यहाँ पे घुघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा काकुली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, काकुली। घुघराले बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? तो काकुली कहते हैं। और काकुल्य किसे कहेंगे? तो घुघराले बालों वाला जो नायक होता है उसे काकुल्य कहेंगे। केसनी, तो लंबे बालों वाली नायिका को केशनी कहा जाता है। और चंचल आंखों वाली नायिका को लोलाक्षिका कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारो भरी रात, वाक्य के लिए एक शब्द है। विभावरी, शर्वरी, त्रियामा या फिर प्रदोष। तारो भरी रात जो है इस वाक्य के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा विभावरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तारो भरी रात विभावरी। जबकि चांदनी भरी रात सरवरी। और रात्रि का तीसरा जो पहर होता है ये त्रियामा कहलाता है। और रात्रि का प्रथम पहर जो होता है ये प्रदोष कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द है। गलितांग, द्वैपायन, द्विवेदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द्वैपायन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
गलितांग, तो जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा यह हो जाएगा गलितांग। और द्विवेदी, तो दो वेदों का ज्ञान रखने वाला प्रचंड जो है उसे द्विवेदी कहते हैं। तो जो द्वीप पर पैदा हुआ हो या जन्म लिया हो उसके लिए जो एक सही शब्द होगा यह हो जाएगा द्वैपायन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।